नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी विथ जूही पे। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में जुटे होंगे। आप सभी की तैयारी को और भी बेहतर बनाने के लिए आज हम लेकर आए हैं आरआरबी ग्रुप डी के 29 दिसंबर 2025 के फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए विज्ञान के प्रश्नों को। आपको विज्ञान के प्रश्नों के साथ-साथ उनके एनसीईआरटी फैक्ट्स भी इस वीडियो में देखने को मिलेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए, बिना कोई देरी किए हम प्रश्नों की शुरुआत करेंगे। पहला प्रश्न, निम्न में से कौन सी संरचनात्मक विशेषता असंतृप्त कार्बनिक यौगिकों की उच्च अभिक्रियाशीलता में योगदान करती है? पहला विकल्प है कार्बन परमाणु की आधारभूत संरचना का अपूर्ण निर्माण। दूसरा विकल्प है यौगिक अणु में हाइड्रोजन परमाणुओं की पूर्ण अनुपस्थिति। तीसरा विकल्प है कार्बन परमाणुओं के बीच द्वियात्री आबंध का अस्तित्व। और चौथा विकल्प है कार्बन संरचना से जुड़े हाइड्रोजन परमाणुओं की उपस्थिति। आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी। क्या है विकल्प सी में? तो कार्बन परमाणुओं के बीच द्वि या त्रि आबंध का अस्तित्व। आइए समझते हैं। असंतृप्त कार्बनिक यौगिकों में कम से कम एक द्विआबंध या फिर त्रिआबंध होता है। द्विआबंध और त्रिआबंध में पाई आबंध होता है जो बाहरी अभिक्रियाओं में आसानी से टूट सकता है। पाई आबंध सिग्मा आबंध की तुलना में कमजोर और अधिक अभिक्रियाशील होता है। इसी कारण असंतृप्त यौगिक योगात्मक अभिक्रियाएं आसानी से देते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पे बढ़ें। एक समान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विकल्प है कि ग्राफ सदैव वक्राकार होता है क्योंकि वेग अनियमित रूप से बदलता है। दूसरा है कि ग्राफ एक ऋजु रेखा है क्योंकि वेग समान समांतराल में समान परिमाण में बदलता है। तीसरा विकल्प है कि गति के आधार पर ग्राफ का कोई भी आकार हो सकता है। और चौथा है कि ग्राफ क्षैतिज है क्योंकि वेग स्थिर है। आपका प्रश्न क्या था? एक समान त्वरित गति के लिए। तो आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी। एक समान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ एक ऋजु रेखा है क्योंकि वेग समान समय अंतराल में समान परिमाण में बदलता है। आइए समझते हैं। एक समान त्वरित गति में वेग समान समय अंतराल में समान परिमाण से बदलता है और इस स्थिति में वेग समय ग्राफ एक ऋजु रेखा होती है। वेग समय ग्राफ की ढाल त्वरण को दर्शाती है और रेखा यदि ऊपर की ओर हो तो त्वरण धनात्मक और रेखा यदि नीचे की ओर हो तो त्वरण ऋणात्मक होता है। अगले प्रश्न पे बढ़ें। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पदार्थ की तीन अवस्थाओं में कणों के बीच आकर्षण शक्ति को सही ढंग से दर्शाता है? आपको बताना है कि ठोस, द्रव और गैस में सबसे अधिक आकर्षण शक्ति किसमें होती है? तो आप सभी को पता होगा सबसे अधिक होता है वो ठोस में। इससे कम किसमें होता है? द्रव में। और सबसे कम किसमें होता है? गैस में। तो आपको कौन सा ऑप्शन देखने को मिल रहा है? सबसे अधिक किस पे है? आप सभी देख सकते हैं सबसे अधिक जो है वो ठोस में, ठीक है, और उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में। तो विकल्प वी। ठीक है, आइए समझते हैं। ठोस अवस्था में कणों के बीच आकर्षण शक्ति सर्वाधिक होती है। द्रव अवस्था में कणों के बीच आकर्षण शक्ति ठोस की तुलना में कम होती है और गैस अवस्था में कणों के बीच आकर्षण शक्ति अत्यंत कम होती है। यानी सबसे अधिक होता है वो ठोस में, इससे जो कम होता है द्रव में और सबसे कम होता है गैस में। अगला प्रश्न देखें। हालांकि महिलाओं में नियमित रूप से अंडोत्सर्ग होता है, लेकिन गर्भाशय का स्तर प्रत्येक माह रजोधर्म के दौरान यानी पीरियड्स के दौरान निस्तारित हो जाता है। इस निषेचन के संबंध में क्या पता चलता है? विकल्प है निषेचन नहीं हो रहा, अंडाशय अंडे नहीं मुक्त कर रहे, गर्भाशय भ्रूण को अस्वीकार कर रहा है, निषेचन हर बार हो रहा है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प ए, निषेचन नहीं हो रहा है, यानी फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, तभी जाके आपको पीरियड्स आ रहे हैं। ठीक है, तो रजोधर्म तब होता है जब निषेचन नहीं होता है और अंडोत्सर्ग के बाद अंडाणु निषेचित नहीं होने पर गर्भाशय का स्तर यानी एंडोमेट्रियम टूटकर बाहर निकल जाता है।
यदि निषेचन हो जाए तो भ्रूण गर्भाशय की दीवार में आरोपित हो जाता है और रजोधर्म नहीं होता है। नियमित रजोधर्म यह दर्शाता है कि अंडाणु तो मुक्त हो रहा है परंतु निषेचन नहीं हो रहा है। ठीक है। और जो मासिक धर्म चक्र होता है सामान्यतः 28 दिन का होता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से किस पर स्थिर अनुपात का नियम लागू नहीं होता? विकल्प है आयनिक यौगिक पर, तत्वों पर, यौगिकों पर या मिश्रण पर। सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी, मिश्रण पर। स्थिर अनुपात का नियम केवल यौगिकों पर लागू होता है, याद रखिएगा, मिश्रण पर नहीं। यौगिक निश्चित अनुपात में तत्वों के द्रव्यमान से बने होते हैं। मिश्रण में संघटक तत्व किसी भी अनुपात में मिल सकते हैं। आयनिक यौगिक भी यौगिक होते हैं, अतः इस नियम का पालन करते हैं। तत्व अपने शुद्ध रूप में पाए जाते हैं, इसलिए उन पर भी यह नियम लागू नहीं होता है। अगला प्रश्न देखें, एक पत्थर स्वतंत्र रूप से गिरता है और 20 मीटर की दूरी को 2 सेकंड के समय में तय करता है, तो गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी का मान कितना होगा? आपको बताना है, तो आंसर होगा आपका विकल्प डी। ठीक है, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कैसे, आइए देखते हैं। दूरी कितना है? 20 मीटर। समय कितना लिया? 2 सेकंड। प्रारंभिक वेग 0 और गुरुत्वीय त्वरण g। तो यहाँ पे आपको निकालना है मुक्त पतन का सूत्र यानी u इक्वल टू 0। तो s कितना हो जाएगा आपका 1/2 GT² तथा g हो जाएगा 2s/t²। यहाँ से अगर g का सूत्र निकालेंगे तो ये हो जाएगा। इस पे अगर सूत्र पे आपने मान रखा तो आंसर क्या निकल के आया? 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। अगला प्रश्न, यदि किसी कंपनशील वस्तु की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो उसका आवर्तकाल कितना होगा? आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए, 0.02 सेकेंड। कैसे, आइए देखते हैं। आवृत्ति किसी भी कंपनशील वस्तु के प्रति सेकेंड होने वाले कंपन की संख्या होती है। आवर्तकाल एक पूर्ण कंपन पूरा करने में लगने वाला समय होता है। आवृत्ति और आवर्तकाल परस्पर व्युत्क्रम होते हैं। इनका संबंध है F इक्वल टू 1/T या फिर T इक्वल टू 1/F। इकाई, आवृत्ति की इकाई क्या होती है? हर्ट्ज। और आवर्तकाल की इकाई क्या होती है? सेकेंड। तो आपका आवर्तकाल निकालेंगे आप तो T इक्वल टू 1/F, तो 1/F का मान कितना है? 50। तो आंसर कितना आया आपका? 0.02 सेकेंड। अगला प्रश्न देखें, पारंपरिक रूप से इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को देखते हुए विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की निर्दिष्ट दिशा कैसी होती है? विकल्प है धनात्मक आवेशों के प्रवाह के विपरीत, अणुओं की गति के समान, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत या परमाणुओं की गति के समान। तो सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत। ठीक है। विद्युत धारा की परंपरागत दिशा धनात्मक आवेश के प्रवाह की दिशा मानी जाती है। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ऋणात्मक से धनात्मक सिरे की ओर होता है, इसलिए विद्युत धारा की निर्दिष्ट दिशा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत होती है। परंपरागत धारा धनात्मक टर्मिनल यानी कि उच्च विभवांतर से ऋणात्मक टर्मिनल यानी कि निम्न विभवांतर की ओर प्रवाहित मानी जाती है और यह नियम सभी विद्युत परिपथ के लिए लागू होता है। अगला प्रश्न देखें कि एक वस्तु को 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 35 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, तो दर्पण से कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा? आपके विकल्प दिए गए हैं, तो सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प बी, माइनस में 8.75 सेंटीमीटर। कैसे? तो दर्पण का सूत्र होता है 1/F इक्वल टू 1/V प्लस 1/U, जहाँ F कितना दिया है? माइनस का 25 सेंटीमीटर, U कितना है? माइनस में 35 सेंटीमीटर। तो सूत्र में आप इसको जब रखते हैं तो आंसर क्या प्राप्त होगा? माइनस में 87.5 मीटर। ठीक, यहाँ पे बताया गया है कि अवतल दर्पण का फोकस ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच स्थित होता है। अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक मानी जाती है। तो दर्पण सूत्र है 1/F इक्वल टू 1/U प्लस 1/V प्लस 1/U। वास्तविक प्रतिबिंब बनने पर प्रतिबिंब दूरी ऋणात्मक होती है। ठीक है। अगला प्रश्न देखें,
भंडारण से पहले अनाज को पहले धूप में तथा फिर छाया में क्यों सुखाया जाता है? विकल्प है समय बचाने के लिए, उन्हें मुलायम बनाने के लिए, अनाज का रंग कम करने के लिए, नमी की मात्रा कम करने और खराब होने से बचाने के लिए। आपका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है विकल्प डी, नमी की मात्रा को कम करने और खराब होने से बचाने के लिए। ठीक है। कटे हुए अनाज को भंडारण करने से पहले उसे सुखाया जाता है। पहले उसे धूप में सुखाया जाता है, फिर अनाज की ऊपरी नमी तेजी से कम हो जाती है, तो फिर उसे छाया में सुखाने से अंदर की जो नमी है वो संतुलित रूप से कम होती है और सही तरीके से सुखाने पर फफूंद, कीट और जीवाणु नहीं पनपते हैं और उसे लंबे समय तक उस अनाज को सुरक्षित रखा जा सकता है, उसकी गुणवत्ता बनी रहती है। अगला प्रश्न देखें। मानव मादाओं में यदि अंडा निषेचित नहीं होता तो गर्भाशय स्तर के मासिक बहाव को निम्न में से क्या कहा जाता है? तो अभी आपने जाना कि यदि अंडा फर्टिलाइज नहीं होगा तो क्या होता है, आपको जो है कि मेंसुरेशन यानी कि रजोधर्म होता है। मासिक जो चक्र होता है उसे क्या कहते हैं? रजोधर्म यानी मेंस्ट्रुएशन। अगला प्रश्न, इस प्रश्न की व्याख्या देखें कि यदि अंडा निषेचित नहीं होता तो गर्भाशय का स्तर टूटकर बाहर निकल जाता है और गर्भाशय स्तर का यह मासिक बहाव ही रजोधर्म कहलाता है। यह प्रक्रिया मासिक धर्म चक्र का एक सामान्य भाग है। रजोधर्म आमतौर पर प्रत्येक 28 दिन के चक्र में होता है। स्वस्थ प्रजनन तंत्र का संकेत है और यह महिलाओं में किशोरावस्था के समय को आरंभ होता है। अगला प्रश्न, आप अवतल और उत्तल दर्पण की पहचान उनके परावर्तक पृष्ठ की दिशा के आधार पर कैसे कर सकते हैं? विकल्प है अवतल दर्पण प्रकाश के बाहर की ओर परावर्तित करता है जबकि उत्तल दर्पण इसे अंदर की ओर परावर्तित करता है। दूसरा विकल्प है अवतल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित होता है और उत्तल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है। सी विकल्प है अवतल और उत्तल दोनों दर्पण की परावर्तक पृष्ठ दिशा समान होती है और डी विकल्प में है कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों ही अंदर की ओर परावर्तित होते हैं। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प बी, अवतल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित होता है और उत्तल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कौन सा दर्पण है, तो ये है आपका अवतल दर्पण। तो परावर्तक पृष्ठ क्या है? अंदर की ओर है। और यहाँ पे दूसरा है उत्तल दर्पण, तो इसमें परावर्तक पृष्ठ क्या है? बाहर की ओर वक्रित है। ठीक है, अवतल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर और उत्तल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है। अवतल दर्पण अभिसारी होता है और उत्तल दर्पण अपसारी होता है। अगला प्रश्न देखें। 1 किलोग्राम द्रव्यमान का एक ब्लॉक 20 मीटर ऊंची एक इमारत के शीर्ष से गिराया जाता है। ब्लॉक जमीन से किस वेग से टकराएगा? अगर स्मॉल जी का मान 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर माना जाए तो आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, 20 मीटर प्रति सेकेंड। कैसे? तो आपने देखा प्रारंभिक वेग क्या है? शून्य। एच कितना है? 20 मीटर और स्मॉल जी कितना लेना है? 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो सूत्र क्या हो जाएगा? v इक्वल टू यानी कि मुक्त पतन में अंतिम वेग का सूत्र होगा v इक्वल टू रूट में 2gh। मान रखने पर क्या ज्ञात होगा? 20 मीटर प्रति सेकेंड। तो मुक्त रूप से गिरती वस्तु का प्रारंभिक वेग क्या होता है? शून्य होता है। मुक्त पतन में त्वरण a बराबर क्या होता है? g, जो कि गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। और मुक्त पतन में दूरी h इक्वल टू 1/2 gt स्क्वायर होता है। मुक्त पतन में अंतिम वेग जो कि आपको ज्ञात करना था, ये कितना होता है? रूट में 2gh होता है। और गुरुत्वीय त्वरण g का मान लगभग 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर लिया जाता है। अगला प्रश्न देखें। कार्बन यौगिकों के पूर्ण दहन से निम्नलिखित में से क्या उत्पन्न होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड और जल, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल या कार्बन और ऑक्सीजन। तो आपको बताना है सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? विकल्प सी, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। कार्बन यौगिकों का पूर्ण दहन ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में होता है।
पूर्ण दहन में कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनते हैं और पूर्ण दहन में अधिकतम ऊर्जा उत्पन्न होती है। पूर्ण दहन में या अपूर्ण दहन में कार्बन मोनोऑक्साइड और कालिख बन सकती है और यह प्रतिक्रिया ऊष्मोत्सर्गी होती है। ठीक है, तो आपने क्या जाना? कार्बनिक यौगिकों के पूर्ण दहन से कार्बन डाइऑक्साइड और जल उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न, पृथ्वी पर प्रश्न है कि पृथ्वी पर जीवन समस्त जीवों के लिए ऊर्जा के मुख्य स्रोत के रूप में किस अणुओं पर निर्भर करता है? नाइट्रोजन आधारित, प्रोटीन आधारित, ऑक्सीजन आधारित या कार्बन आधारित? सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प डी, कार्बन आधारित। पृथ्वी पर जीवन का आधार क्या है? कार्बन। सभी जीव कार्बन आधारित अणुओं से बने होते हैं। कार्बन 4 सहसंयोजी बंध बनाने की क्षमता रखता है, इससे जटिल अणु बनते हैं। कार्बन आधारित अणु ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। प्रकाश के संश्लेषण में पौधे CO2 का उपयोग करके कार्बनिक अणु बनाते हैं और सभी जीवों के पोषक चक्र और ऊर्जा प्रवाह की नींव क्या होती है? वो है कार्बन। ठीक है, तो जीवन की ऊर्जा का मुख्य आधार क्या है? कार्बन। याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखें, गाल्जी उपकरण के कार्य में पुटिकाएं क्यों महत्वपूर्ण है? विकल्प है, वे गाल्जी उपकरण में पैकेजिंग के लिए आवश्यक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, वे अपशिष्ट पदार्थों को पचाते हैं, वे गाल्जी उपकरण से पदार्थों को लाते और ले जाते हैं, वे नाभिक बनाने में मदद करते हैं। सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब है विकल्प सी, वे गाल्जी उपकरण से पदार्थों को लाते और ले जाते हैं। ठीक है, तो गाल्जी उपकरण क्या करते हैं? पुट्टिकाओं के निर्माण, संशोधन और पैकेजिंग में सहायक होते हैं। पुट्टिकाएं गाल्जी उपकरण से पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती हैं। पुट्टिकाएं कोशिका के अंदर श्रावण, परिवहन और उत्सर्जन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं, गाल्जी उपकरण को बनाने वाली चपटी ड्रायर किए गए थैलियों को क्या नाम दिया गया है? विकल्प है सिस्टर्नी, हाइलोकोइस, उसके बाद क्रिस्टे और फिर है पुटिकाएं। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प ए, सिस्टनी। गाल्जी उपकरण चपटी ढेर की हुई थैलियों से बना होता है। सिस्टनी के किनारों पर पुटिकाएं बनती हैं, जो उनसे पदार्थों का परिवहन होता है। गाल्जी उपकरण का मुख्य कार्य है संशोधन, पैकेजिंग और श्रावण। सिस्ट फेस पदार्थों को ग्रहण करता है और ट्रांस फेस पदार्थों को बाहर भेजता है। अगला प्रश्न, एथिनोइक अम्ल अल्कोहल के साथ अभिक्रिया करके कौन सा यौगिक बनाता है? एल्डिहाइड, एस्टर, कीटोन या अल्कोहल? सही जवाब है विकल्प बी, एस्टर। ठीक है, एथिनोइक अम्ल जो है वो अल्कोहल के साथ क्रिया करके क्या बनाता है? एथिल एथेनोइड, जिसे एस्टर कहते हैं। ठीक है, एथेनोइक अम्ल को सिरका अम्ल कहते हैं। एथेनोइक अम्ल अल्कोहल के साथ अभिक्रिया करके एस्टर तथा जल बनाता है। इस अभिक्रिया को एस्टरीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया के लिए सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 को उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर एक पॉइंट और है कि एस्टर जो है कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनमें सुखद गंध होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए है, पौधों को उचित वृद्धि के लिए विशिष्ट मृदा पीएच मान की आवश्यकता होती है। और कथन बी है कि किसान पीएच मान का उपयोग उर्वरक के प्रकार को तय करने के लिए करते हैं। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प ए। कथन ए और कथन बी दोनों सही है। ठीक है, कथन ए क्या था कि पौधों को उचित वृद्धि के लिए विशिष्ट मृदा पीएच मान की आवश्यकता है, बिल्कुल सही। और दूसरा कथन है कि किसान पीएच मान का उपयोग उर्वरक के प्रकार को तय करने के लिए करते हैं। तो दोनों ही कथन आपके सत्य हैं। ठीक है, अम्लीय, उदासीन या क्षारीय मृदा में पौधों की वृद्धि भिन्न भिन्न होती है। किसान मृदा का पीएच मान जानकर उपयुक्त उर्वरक का चयन करते हैं और पीएच मान जानने से
पीएच मान जानने से पीएच मान जानने से मृदा की उर्वरकता को बनाए रखने में मदद मिलती है। अगला प्रश्न देखें कि यदि अंडा निषेचित नहीं होता तो महिला के शरीर में क्या होता है? अंडा गर्भाशय में रहता है और भ्रूण में बदल जाता है। अंडाशय अंडाशय स्थायी रूप से अंडा निमोचित करना बंद कर देता है। गर्भाशय स्तर विच्छेद हो जाता है और तथा रक्त और श्लेष्मा के रूप में निष्कासित होता है। मोटा गर्भाशय स्तर स्थायी रूप से बना रहता है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? विकल्प सी कि गर्भाशय स्तर विच्छेद हो जाता है और रक्त तथा श्लेष्मा के रूप में निष्कासित हो जाता है। ठीक है। महिला में निषेचन के न होने पर गर्भाशय की आंतरिक परत जिसे एंडोमेट्रियम कहते हैं यह टूट कर निकल जाती है। इस प्रक्रिया को मासिक धर्म कहते हैं और यह परत रक्त और श्लेष्मा के रूप में योनि के माध्यम से बाहर निकलती है। मासिक धर्म चक्र लगभग 28 दिन का होता है। केवल मानव मादाओं और अन्य कुछ प्राइमेट्स में मासिक धर्म होता है। अगला प्रश्न, एक सीधे धारावाही चालक के परितः चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी, चालक के परितः संकेंद्रित वृत्त बनाता है। सीधे धारावाही चालक के परितः चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं संकेंद्रित वृत्त बनाती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम से ज्ञात की जाती है। धारा की दिशा बदलने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बदल जाती है और चालक से दूरी के बढ़ने पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता घटती है। चालक के भीतर यानी कि परितः क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो शून्य होता है। अगला प्रश्न कि जब कोई ठोस पिघलता है लेकिन उसका तापमान अपरिवर्तित रहता है तो ऊष्मा ऊर्जा कहाँ जाती है? विकल्प है कि यह प्रतिकर्षण बल को दूर करने के दौरान परिवेश में विलीन हो जाती है। आकर्षण बल को दूर करने के दौरान ऊर्जा परिवेश में विलीन हो जाती है। इसका उपयोग कणों के बीच के आकर्षण बल को दूर करने के लिए होता है या इसका उपयोग कणों के बीच के प्रतिकर्षण बल को दूर करने के लिए होता है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? विकल्प सी। इसका उपयोग कणों के बीच के आकर्षण बल को दूर करने के लिए होता है। ठीक है। किसी ठोस के पिघलने पर उसका तापमान तब तक स्थिर रहता है जब तक कि पूरा ठोस द्रव में परिवर्तित न हो जाए। इस अवस्था में दी गई ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं और गुप्त ऊष्मा का उपयोग ठोस के कणों के बीच के आकर्षण बल को दूर करने के लिए होता है। इस दौरान कणों की औसत गतिज ऊर्जा नहीं बढ़ती, इसलिए तापमान अपरिवर्तित रहता है और एक बार पूरा ठोस जब द्रव में बन जाए तो तब जाके आगे की ऊष्मा से तापमान बढ़ता है। अगला प्रश्न देखें कि किसी तत्व के समस्थानिकों में किसकी संख्या समान होती है? नाभिक, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन? सही जवाब है प्रोटॉन की संख्या। ठीक है। समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु होते हैं। समस्थानिकों में प्रोटॉन की संख्या समान होती है, न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है और प्रोटॉन की संख्या ही किसी तत्व की पहचान निर्धारित करती है। तो आप सभी को पता होगा हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक कौन कौन से हैं? प्रोटियम, ड्यूटेरियम तथा ट्राइटियम। अगला प्रश्न, चलती कार में अचानक ब्रेक लगाने पर यात्री आगे की ओर झटका क्यों खाते हैं? विकल्प है गति के जड़त्व के कारण जो शरीर को आगे की ओर गतिमान रखता है, ब्रेक यात्रियों को आगे की ओर ढकेलते हैं, सीट और शरीर के बीच घर्षण के कारण या इंजन द्वारा लगाए गए बल के कारण। सही जवाब विकल्प ई, गति के जड़त्व के कारण जो शरीर को आगे की ओर गतिमान रखता है। न्यूटन का प्रथम नियम कहता है कि प्रत्येक पिंड अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करता है और चलती अवस्था का जड़त्व पिंड को गतिमान बनाए रखता है। जब कार अचानक रुकती है तो यात्रियों का शरीर जड़त्व के कारण अपनी आगे की गति बनाए रखना चाहता है। इस कारण शरीर जो है सीट की तुलना में आगे की ओर बढ़ता है और यात्री को झटका महसूस होता है। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक कारक कृषि उपज में भंडारण हानि के लिए जिम्मेदार है? कवक, कीट, कृंतक या आर्द्रता? सही जवाब
विकल्प डी आर्द्रता। कृषि उपज में भंडारण हानि के लिए जिम्मेदार अजैविक कारण है, वो है कौन? आर्द्रता। कृषि उपज को भंडारण के दौरान विभिन्न कारकों से हानि होती है, जैसे कि जैविक कारक हो गए, वो हो गए कवक, कवक, कीट, कृंतक, और अजैविक क्या हो गया? तापमान और आर्द्रता। तो अजैविक कारकों में आर्द्रता सबसे प्रमुख है, जो कृषि उपज को क्षति पहुंचाती है। और अधिक आर्द्रता से अनाज में फफूंद लग सकता है, अंकुरण शुरू हो सकता है, सड़न व वजन की कमी हो सकती है। इसलिए आर्द्रता कृषि उपज में भंडारण हानि के लिए जिम्मेदार मुख्य कारक होता है। तो आपके यहाँ पे कुल 25 प्रश्न कंप्लीट हुए। उम्मीद है आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।